लास्ट क्लास में हमने करे सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज का पर्पस क्या था? टू एसरटेन द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन एसरटेन करने के लिए। आज हम करेंगे एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज। डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट डिफरेंट यूजर ग्रुप। तो अलग अलग यूजर्स को अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो डिफरेंट रेशियोज यूज करते हैं। एक्टिविटी ऑल्सो नोन एज टर्नओवर और परफॉर्मेंस रेशियोज क्या करेंगे? हमारी परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे, कितनी एफिशिएंटली हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट टर्नओवर रेशियोज हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी रेशियोज है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो उसमें आएगा कि कितनी एफिशिएंटली हम अपने स्टॉक को रोटेट कर पा रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो को, उसमें क्या होगा? कितनी एफिशिएंटली हम अपने रिसीवेबल से पैसे कलेक्ट कर पा रहे हैं। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, कितनी एफिशिएंटली हम पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर्स को, बिल्स पेबल को टाइमली पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कितनी एफिशिएंटली हम अपनी वर्किंग कैपिटल बिजनेस में यूटिलाइज कर रहे हैं, कितनी बार रोटेट हो रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। चार कैटेगरीज हैं इसकी, सब कैटेगरीज टर्नओवर रेशियोज की। इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे। पहले अंडरस्टैंड करते हैं टर्नओवर रेशियोज का मतलब क्या होता है। Activity ratios, also termed as performance or turnover ratios, they measure how well the resources have been used by the enterprise. In other words, these ratios measure the effectiveness with which the enterprise uses its available resources. जो resources available है, कितनी efficiently business entity use कर रही है। The result is expressed in number of times. Liquidity or solvency ratio में क्या था? The result was expressed as a pure ratio, is to 1, 3 is to 1, 6 is to 1, pure ratio के form में. Activity ratios, number of times. These ratios are calculated on the basis of cost of RFO, that is cost of goods sold, or RFO, डिपेंडिंग ऑन द केस। अलग अलग रेशियोज में अलग अलग चीजें यूज होंगी, किसी में कॉस्ट ऑफ आरएफओ, किसी में आरएफओ, किसी में क्रेडिट आरएफओ, कहीं पे कुछ। हायर टर्नओवर रेशियो क्या इंडिकेट करता है? अगर आपका टर्नओवर रेशियो हाई है, हायर टर्नओवर रेशियो मींस बेटर यूज ऑफ कैपिटल और रिसोर्सेज। आप रिसोर्सेज अच्छे से यूज कर रहे हैं, आप अपनी कैपिटल अच्छे से यूज कर रहे हैं। हायर टर्नओवर रेशियो मतलब पैसा ज्यादा रोटेट हो रहा है, अच्छी बात है बिजनेस के लिए, ब्लॉक नहीं हो गया। विच इन टर्न मींस बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। तो चार टर्नओवर रेशियोज हैं: इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। एक एक करके करेंगे। टर्नओवर रेशियो स्टार्ट करने से पहले, टर्नओवर रेशियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए। रिवाइज करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी हम डिटेल में कर चुके हैं, बट यहाँ पे काम आएगा। तो एक बारी हल्की सी रिवीजन, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंपनीज की डिफरेंट होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की डिफरेंट होती है। तो फॉर्मेट के साथ साथ हम ये भी रिवाइज करेंगे, क्या डायरेक्ट इनकम है, क्या इनडायरेक्ट इनकम है, क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। काम आएगा एक्टिविटी रेशियोज में भी और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में भी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में ये बात दोबारा नहीं समझाऊंगा, अभी ध्यान से सुन लेंगे। फर्क क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, यहाँ पे बनती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वहां पे तो ट्रेडिंग में डायरेक्ट आइटम्स दिखा देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट दिखा देते हैं, तो वहां कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। यहाँ पे तो एक सिंगल स्टेटमेंट बन रही है, उसी में डायरेक्ट आइटम्स हैं, उसी में इनडायरेक्ट आइटम्स हैं।
तो हमें खुद आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन से डायरेक्ट है कौन से इनडायरेक्ट है। मतलब क्या होता है, डायरेक्ट इनकम या डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग परचेज आपके मेन बिजनेस कोर बिजनेस से रिलेटेड है। डायरेक्ट expenses relating to purchase manufacturing of goods or services. Direct income your core business income. Indirect income नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो आपका बिजनेस है उसके अलावा। मेरा बिजनेस है कोचिंग, कोचिंग से जो आया डायरेक्ट इनकम। मेरे बैंक में पैसे पड़े हुए उस पर इंटरेस्ट आता है, इनडायरेक्ट इनकम। मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दे दी, इनडायरेक्ट इनकम। मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करा, उस पर मुझे डिविडेंड मिला, इनडायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो आप डायरेक्टली प्रोडक्शन से एलोकेट नहीं कर सकते, वो सारे इनडायरेक्ट है। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है वो सारे इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, नॉन ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं। ऑपरेटिंग आपके बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, वो एक अलग पॉइंट है। अभी डिस्कशन हो रही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है आपके लिए, डायरेक्ट इनकम, कोर बिजनेस इनकम। अदर इनकम क्या होती है आपकी, इनडायरेक्ट इनकम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो ये कहाँ यूज होता होगा, मैन्युफैक्चरिंग में। जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है तो वो रॉ मटेरियल यूज करते होंगे प्रोडक्शन के टाइम, तो ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। परचेजेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, परचेजेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। कुछ सामान पहले से था, कुछ सामान बच गया, तो स्टार्ट हुआ साल तो 50,000 का था, एंड में 10,000 का था, तो 50 माइनस 10 40,000 इस साल आप यूज कर गए, बेच दिया, प्रोडक्शन में यूज कर गए, तो वो करंट पीरियड का डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट माना जाता है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अब ध्यान से देखना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में नोट बताएगा कि उसके कंटेंट्स क्या हैं, क्योंकि उसमें वेजेस भी आ सकता है, उसमें सैलरीज भी आ सकता है, स्टाफ वेलफेयर भी आ सकता है। अगर कुछ मेंशन नहीं है, इफ नोट्स आर नॉट गिवन या इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अगर नोट्स गिवन है तो डायरेक्ट नहीं हो जाएंगे, नोट्स गिवन है तो नोट्स में देखो वेजेस तो नहीं आ रही, अगर वेजेस है तो वो डायरेक्ट है, बाकी सारे इनडायरेक्ट है, एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड। फाइनेंस कॉस्ट आपका इंटरेस्ट, तो वो भी क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस सेम जो एम्प्लॉय बेनिफिट का है, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, नोट्स टू अकाउंट्स में देखेंगे कि अदर एक्सपेंसेस में आ क्या रहा है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो अदर एक्सपेंसेस भी क्या माने जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 11th में भी हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में भी पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब करी थी, एनी एक्सपेंडिचर इनकर एट द टाइम ऑफ परचेज और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फैक्ट्री से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी खर्चा। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या थे, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेज, मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या कुछ एग्जांपल्स थे, परचेजेस, चेंज इन्वेंटरी, ये सब तो पता ही है, कैरेज इनवर्ड्स, वेजेस, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, कैरेज, कार्टेज, इनवर्ड्स। इनवर्ड्स मतलब एट द टाइम ऑफ परचेजेस, आउटवर्ड्स मतलब एट द टाइम ऑफ सेल्स। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आपको बता दिया, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, बट if notes to accounts are given and employee benefit expenses include wages, then that portion, wages wala portion, it will be treated as a direct expense, बाकी सारे indirect. Other expenses may be, if nothing is specified, indirect expenses. अगर notes to accounts हैं और उसमें कोई direct expense आ रहा है तो वो direct है, बाकी सारे indirect। हम ये differentiate क्यों कर रहे हैं बेटा, ये ratios में अभी यूज होने वाला है एक्टिविटी में भी और प्रॉफिटेबिलिटी में भी।
तो बेटर रहेगा अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ेंगे। बेसिक सा पॉइंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट तो पता ही होना चाहिए, उन एक्सपेंसेस में कौन से डायरेक्ट है कौन से इनडायरेक्ट है वो भी पता होना चाहिए। जो रूल्स हैं अदर एक्सपेंसेस से रिलेटेड, एम्प्लॉय बेनिफिट, बेसिक रूल पता होना चाहिए। इनकम तो पता ही है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्ट इनकम होती है, अदर इनकम इनडायरेक्ट इनकम होती है। अब एक एक करके टर्नओवर रेशियोज करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये क्यों यूज हुआ, कहाँ इसका काम आएगा। ध्यान से देखेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे टर्नओवर रेशियोज। पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करेंगे।